हेलो। हेलो। जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं अम्ल, सार और लवण का पार्ट टू। अपन लोगों ने एनसीईआरटी बुक का पार्ट वन, जिसके तहत अपन ने समझा था अम्ल, सार और लवण क्या होते हैं, अम्ल और सार लवण की पहचान कैसे की जाए। इसकी पहचान करने के लिए अपन लोगों ने लिटमस पेपर, लिटमस किससे प्राप्त होता है ये देखा था। इसके अलावा सूचक क्या होते हैं, किस तरीके से कृत्रिम सूचक और प्राकृतिक सूचक होते हैं। अल्टीमेट लास्ट में अपन लोगों ने गंधीय सूचक भी देखा था। मैं चाह रहा हूं कि एक बार ये टॉपिक को रिकॉल आपको रिवाइज करवाते हुए आगे बढ़े। मित्रों, पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो कंटेंट आपने पीछे पढ़ा है उसको आप अच्छे से रिवाइज करिएगा। जब आपका रिवीजन का रिपीटेशन बढ़ेगा तो जो ज्ञान है वो स्थायी मेमोरी में डिलीवर होगा, और यही स्थायी मेमोरी आपको एग्जाम में या जिस जगह पर नॉलेज की जरूरत है वो डिलीवर करने के लिए रिकॉल बड़ा इजीली होगा। तो चलिए, एसिड, बेस और सॉल्ट की बात करने जा रहे हैं अपन। एसिड, बेस और सॉल्ट में जो मैंने आपको इससे पहले पढ़ाया है, मैं आपको शॉर्ट में समझा दूं कि अपन ने क्या क्या पढ़ा था। अपन ने पढ़ा था कि अम्ल, अपन ने पढ़ा अम्ल व सार क्या होते हैं। एक टॉपिक था अम्ल किसे कहते हैं और सार किसे कहते हैं। शॉर्ट में मित्रों, जो स्वाद में खट्टे होते हैं और जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, वह अम्ल है। और सार जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं, जो स्वाद में कड़वे होते हैं और लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ये अपन ने देखा था, ये अम्ल और सार के बारे में। अम्ल और सार के कुछ फॉर्मूले मैंने आपको कहा था कि आपको याद करना है, जिसमें H2SO4, HCl, HNO3। इसी तरीके से सार में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये फॉर्मूले मैंने आपको लर्न करने के लिए कहे थे कि अगले पार्ट में आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा H2SO4, HNO3, देन HCl। इसी तरीके से बेस के अंदर मैंने आपको NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और देन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्मूले लर्न करने के लिए कहा था कि इनके साथ में आप दोस्ती करिएगा। ये चैप्टर आपको पढ़ना है तो ये कुछ बेसिक्स जो एसिड और बेस है वो आपको आने चाहिए। देन अपन ने अगले टॉपिक में बात की थी सूचक की। जो सूचक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक सूचक, अपने सूचक की बात की थी, ये रहे सूचक। सूचक दो प्रकार के हैं। एक सूचक होता है वो कि कृत्रिम, और दूसरा सूचक होते हैं प्राकृतिक। इनकी जो नेचुरली और आर्टिफिशियली, जो कृत्रिम सूचक थे जिसमें मिथाइल ऑरेंज एंड फिनेप्थलीन, बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों सूचक आपसे पूछे जाते हैं। और जो प्राकृतिक सूचक था जिसमें अपन ने हल्दी, पिटूनिया, जेरेनियम, हाइड्रेंथिया, ऐसे कुछ जो नेचुरल सोर्स ऑफ इंडिकेटर है उनकी बात की थी, ये आपको ध्यान रखना है। देन उसके बाद में अपन ने गंधीय सूचक की बात की थी कि ऐसे कुछ यौगिक होते हैं, ऐसे कुछ पदार्थ होते हैं जिनकी अम्ल और सार में जो गंध अलग अलग होती है, जिसमें मैंने आपको तीन चीजें एनसीईआरटी से याद कराया था। एक था प्याज, एक लौंग, और एक नाम आपको खुद को बताना है और इसमें कमेंट में लिखना है कि वो तीसरा नाम क्या था। इन गंधीय सूचक में मैंने आपको तीन नाम याद कराए थे। दो नाम है जिसमें प्याज और लौंग, इसका एक नाम आप बताएंगे। तो इसके बाद अब अगला टॉपिक अपन शुरू करने जा रहे हैं। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। थोड़ा आपको दिमाग को यही लेके बैठना है मेरे साथ। मैं आपको चैप्टर को बड़ा इजी और आसान कर दूंगा। एसिड और बेस में बहुत ज्यादा केमिकल रिएक्शन और कंप्लीटली चैप्टर एक्टिविटी बेस होने के कारण आप लोग इससे दूर भागते हैं। मैं आपके लिए चैप्टर को इजी कर लूंगा, आसान कर लूंगा। अब अपन देख रहे हैं कि अम्ल व सार के रासायनिक गुणधर्म।
जो अम्ल और जो सार हैं, जो अपन ने पढ़े हैं अभी तक, अम्ल जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, जो जिसका लिटमस के प्रति व्यवहार अपन ने देखा, ऐसा कैसा चीजें अपन ने सार में देखी, इन सब के बारे में रासायनिक गुणधर्म क्या होंगे, इनसे क्या नए रसायन बनेंगे, इसके बारे में अपन थोड़ा डिटेल में डिस्कशन कर रहे हैं मित्रों। ये देखिए अम्ल व सारक, देखिए अम्ल जो है, अम्ल के बारे में, अम्ल की एक तो धातु के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, जितनी भी धातुएं मिल रही है, उसके बाद में अम्ल की सार के साथ अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, देन उसके बाद में अम्ल की कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये दोनों फॉर्मूले आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हैं, जो कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन कराएंगे। नंबर 3 पे अपन अपन अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, धातु ऑक्साइड, ये धातु ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे। ये जो मेजर रिएक्शन है जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया, अम्ल की कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया और अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। मित्रों ये कोई भी 1 शॉट 2 शॉट जैसी क्लासें नहीं है, ये क्लासरूम कोचिंग है, जिसके तहत आपको डिटेल्स से विद एक्टिविटी के साथ में बातें मैं सिखाऊंगा, और आपको मेरे साथ एनसीईआरटी बुक, अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठना है। इसको मूवी की तरह नहीं देखना है, तो ही ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है, अन्यथा इसको देखने का कोई मतलब नहीं है। देखिए मैं आपको आगे बताना जा रहा हूं। देखिए ये अपनी आपकी एनसीईआरटी बुक है, और एनसीईआरटी बुक में ये एक्टिविटी दे रखी है कि अम्ल व सार की धातु के साथ अभिक्रिया मैं आपसे करवाने जा रहा हूं। अम्ल व सार की धातु के साथ अभिक्रिया, आपको कुछ नहीं करना है। अब देखिए सिंपल, ये एक टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर यहां एसिड पड़ा है, HCl H2SO4। इस एसिड में आप कोई ना धातु डालेंगे, जैसे कोई भी धातु हो सकती है, आपने जिंक धातु जो इसमें डाली, अम्ल धातु के साथ जब भी अभिक्रिया करती है तो एक हाइड्रोजन गैस बनाती है, और हाइड्रोजन गैस बुलबुले के रूप में बाहर निकलती है। सिर्फ कॉन्सेप्ट इतना ही है। कॉन्सेप्ट क्या है? अम्ल जब धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस देगा, हाइड्रोजन गैस बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती है। आपकी एक्टिविटी को समझना है, आपको यहां मेरे साथ एक्टिविटी को समझेंगे। एक्टिविटी के साथ बात करेंगे मित्रों। एक्टिविटी है कि ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट आपको यूज में लेना है, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट लेंगे, जब अपन ओके टेक्निक और टेक्नोलॉजी के साथ चलते हैं तो टेक्नोलॉजी को फ्रेंडली करना पड़ता है। इधर देखिए, एक आप प्रखनली ले रहे हैं जिसमें 5 ml तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लिया, ये आपने एक प्रखनली ली है, ये एक प्रखनली है, इस प्रखनली में आपने तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लिया है। इस तनु सल्फ्यूरिक, ये तो सारा अरेंजमेंट है, एक प्रखनली को इस तरीके से अपन को अरेंज करना होता है। पहले अपन अपने मटेरियल की बात कर रहे हैं, देन ये रहा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, और उसके साथ में जिंक लिया, ये इसमें आपने जिंक का टुकड़ा है, ये दानेदार जिंक का टुकड़ा है, ये प्रखनली है, ये प्रखनली का स्टैंड है। अब आप क्या कर रहे हैं, इसके तहत जो है वो जिंक डाल रहे हैं, और मैंने कह दिया पहले ही आपको कि जब भी ये H2SO4 लिया एसिड और ये जिंक लिया, ये जिंक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगी तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ये हाइड्रोजन गैस निकल रही है। हाइड्रोजन गैस को इस परवा नली के माध्यम से कलेक्ट किया गया, और यहां साबुन के पानी के अंदर इसको गैस को प्रवाहित किया गया। तो जब भी गैस साबुन के पानी में जाएगी तो साबुन यहां जाग देगी,
या उसके हाइड्रोजन से भरे साबुन के बुलबुले निकलेंगे। ये साबुन के बुलबुले निकले और यहाँ मोमबत्ती को ले जाने पर मोमबत्ती यहाँ पर पॉप साउंड के साथ में बुझ जाती है। ये अपन ने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा। हाइड्रोजन गैस आग को बुझाने का काम करती है और हाइड्रोजन गैस आग को बुझा देती है। इस हाइड्रोजन गैस ने आग को बुझा दिया। ओके मित्रों, अब देखिए आप इसको डायग्राम को आप देखेंगे, आप कह रहे होंगे कि सारे टीचर इस तरह से स्लाइड के साथ में घंटे भर में सारा वीडियो कंप्लीट कर पा रहे हैं और आप इतना डिटेल एनालिसिस क्यों करवा रहे हैं। मित्रों, अगर पिछली बार आपके बोर्ड एग्जाम में बीकर का डायग्राम बनाने के लिए कह दिया, 1 नंबर में बीकर का डायग्राम पूछा कि बताइए बीकर कैसा होता है, आपसे पूछा जा सकता है कि हो गया कॉनिकल फ्लास्क कैसा होगा, आपसे कॉनिकल फ्लास्क के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट का अरेंजमेंट है। जब दानेदार जिंक के टुकड़ों के साथ में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस की जांच करने के लिए, तो इसमें ये टेस्ट ट्यूब है, ये प्रवाह-नली है, ये गैस यहां कलेक्ट हुई। अब आपने इस पूरे कॉन्सेप्ट में क्या देखा, पूरे कॉन्सेप्ट में यही देखा कि अम्ल के साथ में कोई धातु अभिक्रिया करती है तो उससे एक लवण और हाइड्रोजन गैस निकलती है, उससे एक लवण और हाइड्रोजन गैस निकलती है। इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। कॉन्सेप्ट क्या है मित्रों, अम्ल एक धातु के साथ अभिक्रिया करेगी, लवण और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे। अम्ल 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 ये रहा मित्रों अम्ल। अम्ल ने किसके साथ अभिक्रिया की, धातु के साथ अभिक्रिया की, और धातु के साथ अभिक्रिया करने से क्या बना, लवण प्लस साथ में क्या बना, हाइड्रोजन गैस। इसकी रिएक्शन लिखेगा, इसकी रिएक्शन में H2SO4 एक अम्ल है जो मैंने आपको लर्न करवाया है। यहाँ जिंक एक धातु है और इससे बनता है ZnSO4। ये Zn और जिंक इसके साथ में रिएक्शन करके बनेगा और हाइड्रोजन गैस। आज के बाद जब भी आपसे कोई पूछा जाए कि कोई भी धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या होगा, आप कहेंगे हाइड्रोजन गैस निकलेगी और लवण बनेगा। हाइड्रोजन ये यूनिवर्सलाइज रिएक्शन है, कुछ लिमिटेशन है सार के साथ, बट जो धातु के साथ में ये रिएक्शन अपन को हमेशा देखने को मिलती है कि कोई भी धातु जब अम्ल के साथ रिएक्शन करती है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है। आप समझ गए होंगे। ओके, मैं आगे बढ़ रहा हूं, यहां तक कोई इश्यू हो तो आप कमेंट करना। देखिए ये इन्होंने बुक में अपन को वापस एक्सप्लेनेशन दे दिया है। ये एक्सप्लेनेशन आप मेरे साथ में बुक लेके बैठेंगे, जहां बुक की जरूरत है मैं बुक की हेल्प लूंगा, जहां मुझे एक्सप्लेन करना है विदाउट बुक मैं वहां ज्यादा विदाउट बुक एक्सप्लेन करूंगा। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि अम्ल कोई धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ओके, क्लियर। अगला कॉन्सेप्ट है कि क्या अम्ल जिस तरीके से धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है, क्या इस टाइप से बेस जो सार होते हैं वो भी ऐसी क्रिया करते हैं क्या। इसके लिए भी एक एक्टिविटी दे रखी है कि आप जिंक लेंगे और जिंक के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे। ये रिएक्शन है, ये आपने यहां पर लिया NaOH। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी कहा था कि H2SO4 NaOH HCl HNO3 के साथ में आपको बार बार फेस होना है। ये फॉर्मूला सोडियम और हाइड्रोक्साइड, OH हाइड्रोक्साइड होता है और ये सोडियम है, इसको कहेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेस है, सार है। अब इसमें आपने डाली धातु, ये मैंने यहां पर धातु डाली जिंक, ये NaOH, आपने इसमें जिंक डाला, इससे बना सोडियम जिंकेट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला Na2ZnO।
ये सॉलिड होता है, ये सॉलिड होता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। ठीक है, यहां पर कोई धातु, ये एक सार है, इसने अभिक्रिया की धातु के साथ में और धातु के साथ अभिक्रिया करने पर बना सोडियम जिंकेट जो लवण है और हाइड्रोजन गैस बनी। लेकिन इन्होंने लिखा है, आप देखेंगे पुनः हाइड्रोजन गैस, किंतु ऐसी अभिक्रियाएं सभी धातुओं के साथ संभव नहीं है। किसकी? ये सार की। ये अंडरलाइनेबल बात है एनसीईआरटी की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सीबीएसई में बार बार यहां से क्वेश्चन रेज हुआ है। और पिछले साल यानी कि जो लास्ट ईयर आरबीएसई बोर्ड का ये क्वेश्चन है, इसमें रिएक्शन में एक्स लिख के छोड़ा था कि इसमें एक्स क्या है आपको बताना था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसको आप ध्यान रखें। ये रिएक्शन बैलेंस करने के लिए भी आ सकती है। इसमें क्या है, NaOH एक बेस है, ये जिंक एक धातु है, इसके साथ में जब भी अभिक्रिया होती है तो बनेगा Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस, प्लस हाइड्रोजन गैस। ये क्रिया कारक है मित्रों, इसको क्रियाफल कहते हैं। इस रिएक्शन को बैलेंस किया जा सकता है। ये सोडियम 2 सोडियम 2, ये जिंक 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2 हो गई और हाइड्रोजन 2, ये इस तरीके से आपको भी बैलेंस करना आना चाहिए। चलिए, मेरा एक कॉन्सेप्ट पूरा होता है जिस कॉन्सेप्ट में मैंने बताया है कि अम्ल या सार धातु के साथ अभिक्रिया करने पर लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। बट ये बात हमेशा सार के लिए जो सभी अभिक्रियाओं के साथ ऐसा नहीं है। नेक्स्ट अगला टॉपिक जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं, अगला जो मेरा टॉपिक है वो आपको भी एक्टिविटी के माध्यम से ये बात बताना चाह रहा हूं कि अगर कोई भी अम्ल या सार है, वो कोई धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करती है। धातु कार्बोनेट मित्रों, ये वर्ड है धातु कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट। इस शब्द से आपको डरना नहीं है। इसका अपना फर्स्ट चैप्टर का जो वीडियो है उसमें बार बार अपन ने कहा है कि CO3 - 2 कार्बोनेट होता है, HCO3 माइनस हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। ये फॉर्मूला कार्बोनेट का है, ये फॉर्मूला हाइड्रोजन कार्बोनेट का है। इसके आगे कोई भी धातु जोड़ दें तो वो बनेगी धातु कार्बोनेट और ये बनेगी धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। कैसे, इन बना के देख लेते हैं। इसके आगे मैंने सोडियम जोड़ा तो ये बना Na2CO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसके आगे मैंने मैग्नीशियम जोड़ा, ये मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या 2 आया या 2 नहीं आया, ये इससे पीछे वाले कॉन्सेप्ट में समझा रखा है। इसके साथ में मैंने यहां पर कैल्शियम जोड़ा, ये बना कैल्शियम कार्बोनेट। इसी तरीके से इसके साथ सोडियम जुड़ा, ये बना सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसकी वैलेंसी 2 है, इसकी सिंगल है, इसलिए अपन इसके साथ नहीं जोड़ पा रहे, फॉर्मूला पॉसिबल नहीं है। NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इस तरीके से अपन बना सकते हैं पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये हाइड्रोजन कार्बोनेट है, यानी कोई भी धातु कार्बोनेट के साथ जुड़ी तो बना धातु कार्बोनेट, और कोई भी धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जुड़ी तो बना धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये जो है वो मूल फॉर्मूले हैं, बेसिक फॉर्मूले। ये बेसिक फॉर्मूले क्या है, CO3 - 2 और HCO3 - 2। इसको आपको समझना है और इसको ध्यान रखना है। आपकी परमिशन हो तो मैं आगे बढ़ूं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या जो राइट डाउन कर सकते हैं, मैं साइड में हो गया हूं। हाँ, अभी जो चीज मैं आपको समझा रहा था,
इसको मैं नेक्स्ट एक्टिविटी के माध्यम से, अगली एक्टिविटी से समझाना चाह रहा हूं। एक्टिविटी 2.5। मित्रों, ये चैप्टर एक्टिविटी के माध्यम से और इंटरेस्ट लेकर के आपको समझना होता है। विदाउट एक्टिविटी के आप ये पता नहीं कर सकते हैं कि कैसे एक धातु में जिंक डलने पर हाइड्रोजन गैस निकले। इसी तरीके से ये सेकंड अरेंजमेंट है। इसमें आप दो प्रश्नाली लीजिए, जिसमें प्रश्नाली ए और प्रश्नाली बी। और प्रश्नाली ए के अंदर सोडियम कार्बोनेट, ये रहा सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है सोडियम, और ये कार्बोनेट Na2CO3 ये ले लिया। और जो प्रश्नाली ए ली हमने, ये प्रश्नाली बी लीजिए, इसमें सोडियम और हाइड्रोजन कार्बोनेट, जस्ट पहले बताया ये बेसिक फॉर्मूला है कार्बोनेट का, ये बेसिक फॉर्मूला है कार्बोनेट का, और ये बेसिक फॉर्मूला है हाइड्रोजन कार्बोनेट का। ये मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको। अब आप क्या करेंगे कि दोनों प्रश्नालियों में 2 ml HCl डालें। जैसे क्या कॉन्सेप्ट है, जो धातु और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में अम्ल मिलाना है, और अपन इसको देखें कि इसके बाद में क्या बन रहा है। और प्रत्येक स्थिति में उत्पादित गैस को चूने के पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में प्रवाहित करें, और देन उसके बाद उसको अपन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर प्रवाहित करेंगे। एक्सपेरिमेंट का अरेंजमेंट क्या है? एक्सपेरिमेंट का अरेंजमेंट सिर्फ इतना सा है कि आपने ये प्रश्नाली ली, और इस प्रश्नाली में सोडियम जो कार्बोनेट डाला, और इस सोडियम कार्बोनेट के तहत आपने HCl डाल दिया। अंदर क्या डाला? HCl। इन मेन केमिकल क्या था? HCl एक अम्ल है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, धातु कार्बोनेट है। अब ये आपको पता है प्रश्नाली है, इस प्रश्नाली में से यहां डालेंगे तो देखा जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। ये तो मित्रों आगे यहाँ पर एक कॉर्क है, ये स्टैंड है, ये यहाँ पर इसके अंदर अपने कीप डाल रखी है, और फिर अपन ये जो गैस निकल रही है, इस गैस को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के अंदर, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अपने पास विलियम है, उसके अंदर इस गैस को यहाँ पर प्रवाहित कर रहे हैं। यहाँ पे इसमें अपन गैस डाल रहे हैं, और उसके बाद बनने वाला जो ऑब्जर्वेशन जो अपन देख रहे हैं उसको अपन नोट कर रहे हैं। देखिए ये प्रश्नाली ए है, और प्रश्नाली ए के अंदर सोडियम कार्बोनेट HCl डाला आपने। HCl डालने पर ये लवण बना, NaCl एक लवण है, ये यहाँ पानी बना, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई। इस परिघटना में ये जो एक्टिविटी हुई है, यहां कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई। ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये प्रश्नाली बी जिसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, आपने HCl रिलीज किया, और HCl के साथ में लवण बना, ये पानी बना, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई। क्या एक्टिविटी है? आपका उद्देश्य क्या है इस टॉपिक को पढ़ने का? ऑब्जेक्टिव यह है कि कोई भी धातु है, वो किस तरीके, कोई भी अम्ल है, वो जो धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कैसे रिएक्शन करता है। तो उसके लिए अपन ने देखा है कि ये अम्ल लिया, इसकी सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराई, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराई, सोडियम कार्बोनेट के साथ लवण और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में भी लवण और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहा है। इसको आगे देखते हैं। अगले टॉपिक में क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिल रहा है? मित्रों, ऑब्जर्वेशन ऐसे मिल रहा है, ये ऑब्जर्वेशन ऐसे मिल रहा है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मिल रहा है। आपने कह दिया कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो गई, इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आपने चूने के पानी में प्रवाहित किया तो कैल्शियम कार्बोनेट बना। आप अगर इस रिकॉल कर पा रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को, तो ये चैप्टर 1 में आया था। मित्रों, ये बुझा हुआ चूना है या चूने का पानी है, जो चूने के पानी का लेप अपन दीवारों पे सफेदी के रूप में करते हैं, यही चूने का पानी है, और यही वो वायुमंडलीय ऑक्सीजन थी, और वहां पर कैल्शियम कार्बोनेट बन करके जो दीवार पे चमक आती थी। इसको अब इस कॉन्सेप्ट में समझा जा रहा है कि हमने एक जो टेस्ट ट्यूब के अंदर जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेकर के उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट बना, और इसका सफेद अवक्षेप बना है, ये पीपीटी बनी है। यानी कि यहाँ पर ये जो कैल्शियम जो कार्बोनेट है वो टेस्ट ट्यूब में नीचे जमा हो गया है, और H2O बना है। और अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर, अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज्यादा निकल रही है तो ये विलयन एक्वस हो जाएगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड
इसके अंदर और ज्यादा प्रभावित करेंगे तो ये जल में विलय हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनना शुरू हो जाएगा। मैं कह रहा हूं कि कार्बोनेट का सूत्र ये है, हाइड्रोजन कार्बोनेट का सूत्र ये है। अगर ये यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा जो कि जल में विलयशील है। ये बात इससे पहले भी बताई, इन चूना पत्थर या खिड़िया या मार्बल ये सभी कैल्शियम कार्बोनेट के ही नाम है। ये सारे इससे अभिक्रिया के रूप में, ये रहा कॉन्सेप्ट जो आपको समझाना चाह रहा है। चाहे आपके पास में धातु कार्बोनेट हो, चाहे धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। क्यों? ओनली धातु रिएक्शन करती है तो हाइड्रोजन गैस बनती है, परंतु धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। इसको आपको ध्यान रखना है। ओके, मैंने दो एक्टिविटी आपको, दो कॉन्सेप्ट समझाया। कॉन्सेप्ट नंबर 1 था कि अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगा। अम्ल धातु कार्बोनेट एंड धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या है धातु कार्बोनेट? एक कार्बोनेट है, उसका फॉर्म है। कोई भी जो कार्बोनेट के साथ धातु जुड़ी हुई धातु कार्बोनेट, और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कोई धातु है तो वो धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट है। देन आगे बढ़ा जाए। अब कॉन्सेप्ट को मोटिवेटेड तरीके से जुड़िएगा और इन चीजों को एनसीईआरटी बुक के, जो जैसे मैं बता रहा हूं आप अपनी बुक लेके बैठिएगा। ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है जो विज्ञान को डेडिकेशन के साथ में टॉपिक को इन डेप्थ पढ़ना चाहते हैं और अपनी एनसीईआरटी की बुक, जो अपनी टेक्स्ट बुक है, उसकी एक एक लाइन का मतलब समझना चाह रहे हैं। हम आपको वो एसेंस और वो मीनिंग और वो चीजों को सिंपल कर रहे हैं। तो सिंपल करने का काम यह किया जा रहा है और एक जो बेटर क्लास के माध्यम से हम कर रहे हैं। अब देखिए अगला जो कॉन्सेप्ट है कि अगला कॉन्सेप्ट मैं लो पीछे से लेता हूं। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगला तीसरा पॉइंट है, ये अपनी आज के टॉपिक का, अपने लर्निंग अप्रोच का थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट ये कह रहा है अम्ल या सारक की आपस में क्रिया। मित्रों आपसे आज से गांठ बांध लीजिएगा कि अम्ल या सार जब आपस में क्रिया करते हैं तो लवण बनाते हैं और ऊर्जा रिलीज करते हैं। ये एक ऊष्मासेपी अभिक्रिया का उदाहरण है, ऊष्मासेपी अभिक्रिया। और एक आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता दूं कि अम्ल और सार जितना ज्यादा प्रबल होगा उन दोनों से निकलने वाली ऊर्जा की मात्रा उतनी ज्यादा होगी। ये अम्ल या सार कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना प्रबल है, इसका निर्धारण भी इसी अभिक्रिया के माध्यम से किया जाता है, जो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। जब आप आईआईटी और नीट की और जेईई की जब तैयारी करेंगे, जब आप केमिस्ट्री के अंदर हायर स्टडी करेंगे, तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ज्यादा काम आएगा। अब आप देखिए अम्ल सार आपस में कैसे क्रिया करते हैं। मैंने आपको कह दिया कि इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अम्ल जो स्वाद में खट्टा, कड़वा और ये न्यूट्रल हो जाता है। ये देखिए, ये लवण है, ये अम्ल है, ये सार है, और ये लवण और हाइड्रोजन गैस। देखो इन्होंने समराइज रिएक्शन लिखा है कि ये सारक प्लस अम्ल, लवण और जल। तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है। बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछी जाएगी कि जब अम्ल सार के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है। अम्ल और सार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो एक लवण और हाइड्रोजन या लवण और जल बनता है, और इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। देखिए एक्टिविटी को भी अपन समझते हैं। इन्होंने एक्टिविटी में लिया है कि एक हम NaOH लेते हैं, इसमें 2 बूंद जो है वो फिनेप्थलीन विलयन की डाल देते हैं, और देन उसके बाद में उसमें HCl डालते हैं। HCl डालने पर उसका रंग गायब हो जाएगा। उसमें क्या अभिक्रिया में कोई परिवर्तन आया है? अभिक्रिया में परिवर्तन आएगा, क्योंकि NaOH अपना जो केमिकल रिएक्शन है उसको, अपना केमिकल फॉर्मूला है उसको चेंज कर देगा।
और इस तरह से फेनोल्फथालीन उसके बाद में जब NOH का परसेंट बढ़ाएंगे तो ये वापस गुलाबी हो जाएगा। तो जितना ज्यादा NaCl बनने के लिए NOH काम में आएगा उतना NaOH की मात्रा कम होती जाएगी। आप इतना शॉर्ट में समझ सकते हैं कि अम्ल और जो सार के साथ अभिक्रिया करेगा तो बनाएगा लवण प्लस हाइड्रोजन गैस, बस। सॉरी, लवण प्लस जल, लवण प्लस जल। अम्ल सार जब क्रिया करेगा तो लवण और जल बनाएगा। ये मेरा तीसरा कॉन्सेप्ट आपके साथ में पूरा हो गया है। इसको आप अपनी बुक से अच्छे से देख लें, और इसमें ऐसा कुछ है नहीं, फिर भी आप इसको रिकॉल करें, एक्टिविटी को एक बार थोड़ा पढ़ लें। सॉरी, आगे बढ़ते हैं इसमें। अगला जो मेरा 4 नंबर पॉइंट है, अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। मित्रों, मेरा पहला जो टॉपिक था वो था अम्ल की किसी धातु के साथ अभिक्रिया, अम्ल की कोई भी धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट और धातु कार्बोनेट के साथ में अभिक्रिया। तीसरा था कि अम्ल और क्षार आपस में कैसे क्रिया करते हैं। और मेरा अगला टॉपिक है कि अम्ल की धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, जो धातु ऑक्साइड होते हैं वो अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं, जो धात्विक ऑक्साइड हैं वो अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करेंगे, ये मेरा अगला टॉपिक है। तो देखिए, अम्ल जो है आप लेंगे और आप धातु ऑक्साइड लेंगे। अब धातु ऑक्साइड मतलब जो भी कोई धातुएं हैं उनका ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड। ये अपन धातु ऑक्साइड के साथ में एक्टिविटी के साथ देखते हैं इसको। देखिए, एक बीकर में आप लेंगे कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड CuO ले सकते हैं अपन, ये कॉपर ऑक्साइड, और इस कॉपर ऑक्साइड में अपन HCl मिलाएंगे। अब इससे बनेगा जो लवण और जल। अब मुझे बताइए कि लवण और जल की जो परिघटना है, लवण या जल का बनना या तभी संभव है जब अपने लिए ये अम्ल हो और ये सार हो, ये सार हो। तो आज से एक कॉन्सेप्ट आप अच्छे से याद रखेंगे कि जितने भी धात्विक ऑक्साइड होते हैं उनकी प्रकृति सारीय होती है। वेरी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, क्योंकि अभी तक अपन लोगों ने पढ़ा अम्ल सार, तो अम्ल में 3-4 कॉन्सेप्ट पढ़ा। जो जलीय विलयन में H+ देते हैं, इनके पास में कोई H+ है क्या? कोई H+ नहीं है, फिर भी इसकी प्रकृति सारीय। या OH- है क्या? OH- नहीं है, फिर भी इसकी प्रकृति सारीय है। तो ये इनकी प्रकृति को समझने के लिए, क्योंकि जो H+ और OH- का कॉन्सेप्ट अरेनियस विचारधारा के आधार पर समझाते हैं, जो इन अम्लों पे लागू नहीं होती, जो कि आप आगे की क्लास में देखेंगे। तो अपन यहां इस लेवल पे ये समझ सकते हैं कि जितने भी धात्विक ऑक्साइड हैं इनकी प्रकृति सारीय है। देखिए, देखिए धातु ऑक्साइड ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाएगा। ये धात्विक ऑक्साइड क्या था? ये धात्विक ऑक्साइड जैसे कैल्शियम ऑक्साइड था, अपन ने अम्ल HCl लिया, ये Cu था, Cu। ये इधर यहाँ कॉपर ऑक्साइड ले लेते हैं,
CuO ले लेते हैं, ये CuCl2 और H2O बनेगा, CuCl2 एंड H2O बनेगा। ये धातु ऑक्साइड है, ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाएगी, लवण और ये जल बनाएगी। और अगला और मेरा लास्ट टॉपिक है कि जितने भी जो सारक हैं वो अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करने पर क्या होगा। तो अधात्विक ऑक्साइड अभिक्रिया करने पर लवण और जल बनेगा, लवण और जल बनेगा। अब मैंने जितना कॉन्सेप्ट आपको समझाया है वो मैं एक बार आपको रिवाइज करवाता हूं, आप मेरे साथ रिवाइज करिएगा अच्छे तरीके से। देखिए, एक नंबर अपन पढ़ रहे हैं अम्ल व सार की रासायनिक अभिक्रिया, अम्ल व सारक के रासायनिक गुणधर्म, के रासायनिक गुणधर्म। थोड़ा अलग तरीके से समझाते हैं, थोड़ा सा स्क्रीन को अट्रैक्टिव बनाते हैं, अलग टाइप का पेन यूज करते हैं। जब अपने पास में टीचिंग एड्स अवेलेबल हैं तो इनका अच्छे से यूज किया जाए। अब आप देखिएगा, देखिए अम्ल व सारक के रासायनिक गुणधर्म, के रासायनिक गुणधर्म, के रासायनिक गुणधर्म, अम्ल व सारक के रासायनिक गुणधर्म हम आपको ब्लैक स्क्रीन पे लेके आ गए हैं। और आप स्कूल के ब्लैक बोर्ड का कुछ याद दिला रहा होगा आपको। आप इसको नंबर 1 जो टॉपिक था, इस टॉपिक का नंबर 1 पॉइंट है जिसमें यह है कि अम्ल जब धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो बनाएगा लवण और हाइड्रोजन गैस। इसमें अपन लोगों ने जिंक का उदाहरण समझा था। ये जो पहला जो क्रियाविधि थी। दूसरी थी कि अम्ल की रिएक्शन करा रहे हैं धातु कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, या धातु हाइड्रोजन और कार्बोनेट। इनसे अपन ने देखा था कि लवण, बिल्कुल याद करो मित्रों, या कौन सी गैस आई थी, लवण प्लस जल, और साथ में क्या बनना था, लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। उसके बाद में जो अपन ने तीसरी रिएक्शन पढ़ी वो उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़ी। उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया में था कि आपके पास में कोई अम्ल है या कोई सार है, ये धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण प्लस जल बनाएगा, लवण प्लस जल बनाएगा। ये अम्ल का तीसरा गुणधर्म था। इसके बाद में यहां पर चौथी प्रॉपर्टी है कि अम्ल प्लस धातु ऑक्साइड अभिक्रिया करेंगे और ये यहां रहे सार अधात्विक ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन अपन ने पढ़ी। यहां से अपन ने ये देखा कि जो धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति होती है वो सारीय होती है, अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। इसलिए इन दोनों से भी उदासीनीकरण अभिक्रिया से लवण प्लस जल और लवण प्लस जल, ये अभी तक की क्लास की समरी है जो मैंने आपको समझाया अम्ल व सारक के रासायनिक गुणधर्म। इसको आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या इसको लिख लीजिएगा 1 मिनट में। अब मैं आपको इस पीपीटी के माध्यम से और चीजों को क्लियर करना चाह रहा हूं।
देखिए अम्ल व क्षारक के रासायनिक गुण, अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया आप लोगों ने पढ़ी, क्षारकों के साथ अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़ी आपने, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया आपने पढ़ा, इसमें इंपॉर्टेंट था CO2 गैस का रिलीज होना। इसके अलावा धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया में अपन ने ये देखा कि इससे धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, ये अपन को पता चलता। इसी तरीके से जो क्षारक बेस जो थे, ये एक शॉर्ट समरी है, मैंने डिटेल में आपको समझाया है कि अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर, अम्लों के साथ उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी, अम्लीय ऑक्साइड। देखिए यहां से आप एक बात को समझेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड का नेचर अम्लीय होता है। कार्बन डाइऑक्साइड अम्ल है। कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन अधातु है, ऑक्सीजन है ये, और ये बना अधातु का ऑक्साइड, और अधातु का ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। ये क्षार, ये अम्ल, ये लवण बना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे सिंगल भाषा में आपसे कोई भी जैसे पूछ सकता है कि साहब बताइए कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, अम्ल है या क्षार है, तो आप कहेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड अम्ल है। इसके लवण के साथ अभिक्रिया, ये कुछ क्षारक होते हैं लवणों के साथ में भी अभिक्रिया करते हैं, जिसको अपन ने एक्टिविटी के माध्यम से देखा है। इंडिकेटर के साथ प्रभाव अपन देख चुके हैं। अम्ल व क्षारक के साथ में महत्वपूर्ण रिएक्शन है उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसी से पता किया जाता है कि कौन सा अम्ल कितना स्ट्रॉन्ग है, अम्ल कितना स्ट्रॉन्ग है, इस चीज का पता अपन लोग इसी आधार पे कर सकते हैं। वापस मैं एनसीईआरटी बुक से आपको समझाना चाह रहा हूं। मेरे पास पीपीटी है और मैं चाह रहा हूं कि आप बुक से समझें। मुझे पता है कि जो यहाँ जुड़े हुए बच्चे हैं वो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं, और इतना क्वालिफाइड कंटेंट कि आज के तारीख में भी हिंदी माध्यम में अवेलेबल नहीं है, और इतना डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं है। लोग हवा में विज्ञान को पढ़ाना चाह रहे हैं, और हवा में टॉपिक को बहुत ज्यादा शॉर्ट करने के चक्कर में चीजें आधी से ज्यादा पीछे छूट जाती है। तो अब आइए, जो आपकी मेजर जो इश्यू जो है, प्रॉब्लम है, उसको मैं सॉल्व करता हूं। यहां पर एनसीईआरटी के क्वेश्चन है वो मैं आपको यहां करवा रहा हूं, और क्वेश्चन को किए बिना ये चीजें आपके लिए अधूरी है। क्वेश्चन नंबर 1, पीतल या तांबे के बर्तन में, ये क्वेश्चन आपको नहीं दिख रहा हो, सॉरी मित्रों, इससे ज्यादा इसको मैग्नीफाई नहीं किया जा सकता। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का आंसर आप ही देंगे कि अम्ल, आप मुझे बताइए कि पीतल व तांबे के बर्तन में दही या खट्टे पदार्थ को क्यों नहीं रखना चाहिए। क्या आपने कभी देखा कि आपके घर में जो पीतल के बर्तन है उसमें कभी दूध को जमाया हो? अपने जो घर के बुजुर्ग हैं, अपने पेरेंट्स हैं, वो ऑलरेडी विज्ञान की जो एवरीडे लाइफ की बात है, जो दैनिक जीवन की विज्ञान है, उससे वो बड़े अवेयर हैं। जो रिमोट बैकग्राउंड के लोग हैं या जो गांव के से बिलोंग करते हैं, उनके घर में पीतल के बर्तन एज ए वेल्थ रखे जाते हैं, इनको स्टोर करके अपन लोग रखते हैं। पीतल के बर्तन जो पहले के जमाने में यूज किए जाते थे, अब आजकल अपन लोग इनकी जगह स्टेनलेस स्टील काम में लेने लग गए हैं, लेकिन पीतल के बर्तन आज भी अपने घरों में है। पीतल के बर्तन को साफ करने के लिए आजकल जो शहरों में तो पीतांबरी काम में ले रहे हैं, लेकिन गांवों में आज भी अपन लोग जो है कोई खट्टा जो दही या जो छाछ है उससे साफ करते हैं। आप मुझे बताओ, दही या छाछ जो खट्टा पदार्थ है वो अम्ल है, वो क्या है? और ये पीतल और जो तांबा है ये धातु है। इनकी पीतल में जिंक होती है मित्रों। पीतल में क्या है? इनकी मेजर कंपोनेंट जो जिंक है। इन पीतल एवं वो जो तांबा अपने आप में जो है, तांबा जो है वो है कॉपर। तांबा क्या है कि है कॉपर।
इसमें भी जो कॉपर भी है, ये मिश्र धातु है, एलॉय है। अपन इसको कॉपर के साथ समझते हैं। अपन अपनी रिएक्शन में कॉपर के साथ देखते हैं इसको। देखिए ये है तांबा, ये है तांबा जो कि धातु है। अब मुझे बताओ, धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगी, अपना पहला कॉन्सेप्ट क्या बनाएगी? लवण बनाएगी। लवण के साथ में क्या देगी? हाइड्रोजन गैस देगी। लवण के साथ क्या देगी? हाइड्रोजन गैस देगी। तो ये रहा कॉपर, इस कॉपर की HCl के साथ में रिएक्शन हो तो बनेगा CuCl2 और हाइड्रोजन गैस। अभिक्रिया को बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ 2 लिख देते हैं, अभिक्रिया बैलेंस हो गई। देखिए अपन इसको कैसे समझेंगे कि अगर जो दही होता है उसमें लैक्टिक अम्ल होता है। दही में कौन सा अम्ल होगा? लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल जो बिल्कुल है, दही का लैक्टिक अम्ल है, वो इसके धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। और ये हाइड्रोजन गैस बुलबुलों के साथ बाहर भी निकलती है। इसको आप कभी दही को इस टाइप के बर्तन में रख के देखिएगा, ये हाइड्रोजन गैस और जो जो पदार्थ है लवण बनने के कारण जहरीला हो गया है। अब अपन लोग खाना चाह रहे हैं तो अपन वो लवण खाएंगे जिसमें क्या है? जिसमें कॉपर क्लोराइड है, जो कि हानिकारक पदार्थ है। तो ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे? पीतल व तांबे के बर्तन के अंदर धातु होती है और जो दही में लैक्टिक अम्ल होता है, और अम्ल कोई धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाता है। ये लवण जहरीला पदार्थ है, इसलिए इनको पीतल के बर्तन में अपन को दही नहीं जमाना चाहिए और जमी हुई चीज को नहीं खाना चाहिए। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आप समझिएगा, जिसमें मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर लिखा धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? एक उदाहरण द्वारा समझाइए। इस गैस की उपस्थिति की जांच कैसे करेंगे? आपने एक्टिविटी के माध्यम से इस रिएक्शन को बड़े अच्छे तरीके से समझा है और अब तो आपको याद भी हो गया है कि आप आंखें मीच के बताएंगे कि जब भी धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगी हाइड्रोजन गैस देगी, और हाइड्रोजन गैस जहां निकल रही है वहां मोमबत्ती ले जाने पर मोमबत्ती बुझ जाती है। उसके बुझने के साथ में अपने को निकलती है पॉप साउंड, यानी कि जो फुच आवाज के साथ में ये बुझ जाती है। तो आप जांच कैसे करेंगे? जहां हाइड्रोजन गैस से मोमबत्ती ले जाएंगे, मोमबत्ती विस्फोट के साथ में आग को बुझा देगी। तो ये आपके लिए आसान और इजी क्वेश्चन है। अगर पीछे की एक्टिविटी से अगर आप इसको देखें तो आपके लिए आसान है। देखिए ये रही हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस का दहन, हाइड्रोजन गैस जो है वो होगी फट की ध्वनि के साथ में बुझ जाती है। देखिए ये अम्ल था, ये धातु थी, ये हाइड्रोजन गैस निकली और हाइड्रोजन गैस की पहचान अपन इस तरीके से की। ये क्वेश्चन हो गया आपके लिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर आप इसको ढंग से समझे और मेरे साथ करने की कोशिश करिएगा। कोई धातु यौगिक ए, एक धातु का यौगिक है मित्रों ए, जिसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको यहां कर रहा हूं। कोई धातु का यौगिक है ए जो कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। ये HCl के साथ इसने अभिक्रिया की, जो कि बुदबुदाहट उत्पन्न होती है और इसमें उत्पन्न गैस मोमबत्ती को बुझा देती है। अब देखिए, आप मुझे बताइए, आपको इतना हिंट दे दिया कि ऐसी गैस जो मोमबत्ती को बुझा देती है, जो आग को बुझाने का काम करती है, आप फटाक से कह देंगे कि वो हाइड्रोजन गैस है, वो हाइड्रोजन गैस है। यदि उत्पन्न यौगिक में एक कैल्शियम क्लोराइड है, इन्होंने यह भी कह दिया कि यहां पर जो आ रहा है वो कैल्शियम क्लोराइड है। यहां पर क्या है? यहां कैल्शियम क्लोराइड है। तो इस अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो बताइए मित्रों, यहां यौगिक ए क्या हो सकता है? यौगिक ए कैल्शियम है। यौगिक ए, यहां कैल्शियम धातु है
धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रही है, हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रही है, ये कैल्शियम कार्बोनेट नाम का लवण उत्पन्न हो रहा है, ये बैलेंस अभिक्रिया करते हैं कैल्शियम, लिखते हैं ये कैल्शियम, ये HCl। अभिक्रियाओं को बैलेंस करना मैंने चैप्टर 1 में अच्छे से डिटेल से समझाया है। आप ये एरो का चिन्ह है कि हाइड्रोजन गैस ऊपर निकल रही है, रिलीज हो रही है। अब कैल्शियम 1 है, हाइड्रोजन 2 है, इसके आगे 2 लगा दिया, हाइड्रोजन भी 2 हो गए और क्लोरीन भी 2 हो गए, ये संतुलित रिएक्शन हो गई, ये संतुलित अभिक्रिया हो गई। तो यहां तक मैंने आपको बड़े डिटेल से अच्छे से एनालिसिस करके समझाया है। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं हो इसलिए मैं आपको यहीं तक समझा रहा हूं, और देन अगली स्लाइड में हम अगला टॉपिक करेंगे। ओके।